अब जैसे कि अब काफ़ी और भी स्कूल्स यहाँ पर हैं, तो आपके क्षेत्र में जो अन्य स्कूल हैं और ये जो बीआर सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, ये आप इसे कैसे तुलना करेंगे? कैसे अलग है और स्कूलों से? वर्ल्ड रैंक में आप देखते हैं कि इतने स्कूल्स, इतने कॉलेजेस और इतने डिग्री यूनिवर्सिटीज़ होने के बावजूद भी जो शिक्षा का स्तर है, वो अभी भी उस मुकाम पर नहीं पहुँच पा रहा है। कष्ट करना बहुत ज़रूरी है। जी, जी। है ना? कष्ट करने पे ही सफलता की प्राप्ति होती है। मैं शायद इस क्षेत्र में क्लास 12 तक के जितने भी स्कूल्स हैं, उसमें हमारे स्कूल का शुल्क शायद सबसे कम है। उनके माता-पिता को उन्होंने डेडिकेट किया है। अच्छा। उनके स्मरण में बनाया गया है। अच्छा। नमस्कार साथियों, मैं माधव सक्सेना आपका शिक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में आज आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, शिक्षा पे चर्चा पे हम बात करते हैं शिक्षा में हो रहे महत्वपूर्ण कदम को लेकर, जो हमारे क्षेत्र में कार्य हो रहा है, जिन लोगों ने आवाज़ उठाई है। और आज हम बदायूं के इस्लामनगर क्षेत्र में आए हुए हैं, जहां पर बीआर सीनियर सेकेंडरी स्कूल यहां पर इस्लामनगर में पड़ता है। और यहां पर हम आज शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे कार्यों के बारे में बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं आज सावली मिश्रा जी, जो कि यहाँ की बीआर सीनियर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल हैं। और जानते हैं मैम से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते मैम, जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने ये एक कार्यक्रम का बनाया है, और बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपने हमें अपना कीमती समय अपने स्कूल की तरफ से दिया है। और ये कार्यक्रम का करने का हमारा मुख्य उद्देश्य वो ये है कि शिक्षा के क्षेत्र में आप जैसा कि जानती हैं कि बहुत सारे स्कूल्स आज की हमारी डेट में हो गए हैं, लेकिन हमारा जो शिक्षा का स्तर है भारत के अंदर, वो अभी भी अपनी वर्ल्ड रैंक में आप देखते हैं कि इतने स्कूल्स, इतने कॉलेजेस और इतने डिग्री यूनिवर्सिटीज़ होने के बावजूद भी जो शिक्षा का स्तर है, वो अभी भी उस मुकाम पर नहीं पहुंच पा रहा है। और बच्चे अभी भी भारत छोड़कर विदेशों में पढ़ने जाते हैं अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तो ऐसे क्षेत्र में हम लोगों ने ये शिक्षा पे चर्चा, एक खास कार्यक्रम का अपने क्षेत्र में जो है स्कूल्स में जा के यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसका आकलन कर पाएँ कि जो हमारे जो स्कूल्स हैं, वो एजुकेशंस में बच्चों को आगे ले जाने के लिए किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो हमारा जो बीआर सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, क्योंकि मैं आपका यहाँ इस्लामनगर के आसपास क्षेत्र से ही, बदायूं क्षेत्र से ही बिलोंग करता हूँ। यहाँ पे अभी कुछ टाइम पहले काफ़ी जो है स्थिति यहाँ पे शिक्षा की अच्छी नहीं थी। तो उस समय इतने स्कूल्स की नहीं थे, 2-3 ही इंटर कॉलेज यहाँ पे हुआ करते थे। लेकिन जो है सीबीएसई का अभी यहाँ पर जो ये काफ़ी आपका पुराना स्कूल है। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि ये स्कूल की स्थापना कब और जो है किस उद्देश्य को लेकर की गई? देखिए माधव जी, मुझे याद है 2016 में दिवाली का दिन था जी। और मेरे पास इस स्कूल के जो प्रबंधक महोदय हैं, जी। श्री हितेंद्र शंखधार जी, उनका कॉल आया। तो मैं उनको तब डायरेक्टली नहीं पहचानती थी, क्योंकि मैं इससे पहले जिस स्कूल में शाहजहांपुर में काम करती थी, वहाँ पे इनके जो रिलेटिव्स थे, जी। उनके बच्चे पढ़ते थे। इट वॉज अ रेजिडेंशियल स्कूल। तो उन्होंने अपनी बात मेरे सामने रखी कि मैडम, हम एक स्कूल खोल रहे हैं। उन्होंने इस क्षेत्र के बारे में मुझे बताया, इस्लामनगर, बदायूं। एक्चुअली मैं उत्तर प्रदेश की नहीं हूँ। जी, जी। मैं पश्चिम बंगाल की हूँ, कोलकाता से आई हूँ। तो मुझे इस जनपद के बारे में भी बहुत ज़्यादा खास जानकारी नहीं थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैम, हम एक स्कूल खोल रहे हैं और वहाँ पे हम चाहते हैं कि आप अपना योगदान आकर हमें दे। हमें एक व्यक्ति की ज़रूरत है जो हमारा मार्गदर्शन करे। तो मेरे लिए वो बहुत सम्मान की बात थी, क्योंकि मैं अपने आप को शायद आज भी एक बहुत ही साधारण शिक्षक के रूप में अपने आप को देखती हूँ। मुझे हमेशा ये लगता है कि मुझे जो भी मिला है, ईश्वर की बड़ी असीम अनुकंपा रही है मुझ पर। और शायद मैं कितना डिजर्व करती हूँ नहीं जानती हूँ, मगर उन्होंने मुझे लायक समझा। तो मैंने कहा कि ठीक है सर, हम आएंगे, आपसे मिलेंगे। जी। तो मैंने उनको जब आकर मैं मिली अपने हस्बैंड के साथ, मैं यहाँ पे आई। मेरे हस्बैंड भी स्कूल में हैं, एज एकेडमिक हेड वो काम करते हैं, एज एकेडमिक डायरेक्टर वो काम करते हैं। जी।
तो उन्होंने जब स्कूल को देखा तो हमने उनसे पूछा कि आपका क्या उद्देश्य है, आप क्यों स्कूल को खोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे इस्लाम नगर में जी अभी तक सीबीएसई इंग्लिश मीडियम का कोई स्कूल नहीं है। जी जी तो हम एक स्कूल खोलना चाहते हैं, क्योंकि हमारे बच्चों को कहीं और जाना पड़ता है, बहुत दूर जाना पड़ता है, जिसमें से उनके परिवार के बच्चे हमारे पुराने स्कूल में थे। तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि हमारे बच्चे भागे, बहुत बाहर कहीं उनको जाना पड़े, यही उनको वो सारी सुख सुविधाएं मिल जाए ताकि उनको पढ़ाई पर बस वो फोकस करे। माता पिता की आर्थिक अवस्था भी हर जगह पे समान नहीं होता है ना। माँ बाप चाहते हैं कि बच्चे पढ़े, जी आगे बढ़े, मगर आर्थिक रूप से वो हॉस्टल अफोर्ड नहीं कर पाते, जी जी। है ना। और हम चाहते हैं कि बहुत कम शुल्क में। तो ये कब किस सन की बात है मैम? ये 2017 की बात है। अच्छा अच्छा ये स्कूल 2017 में ही खोला गया था। अच्छा अच्छा। तो 31 मार्च को इस स्कूल का पूजन हुआ और 1 अप्रैल 2017 से ये स्कूल अपने कार्य में आया, मतलब कार्यरत हुआ, सब लोग जी। इसमें काम करने लगे। जी जी और तब से लेके आज तक ये 8 साल पूरे हुए हैं स्कूल को। जी जी मतलब 31 मार्च को हम फिर से एक मतलब वर्षगांठ मनाएंगे। फाउंडेशन डे के रूप में आप हाँ, इसे सेलिब्रेट करेंगे। जी हम और ये जो आपका जो बीआर स्कूल है, ये आपका लगभग 8 सालों से यहाँ पर इस बार पूरे होंगे। तो इतना इसका जो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, ये आपका जो बीआर जो नाम रखा गया है, ये इसका मतलब पीछे क्या है इसका फुल फॉर्म? हमारे जो स्कूल के मैनेजर हैं श्री जी। संतोष गुप्ता जी, जी जी ये उनके माता पिता को उन्होंने डेडिकेट किया है। अच्छा। उनके स्मरण में बनाया गया है। अच्छा ये जो VR जो नाम आप देख रहे हैं, इसमें V जो है ये विद्या देवी अच्छा। संतोष कुमार जी की स्वर्गीय माता जी का नाम है। अच्छा अच्छा और राम कुमार जी उनके स्वर्गीय पिताजी का नाम है। अच्छा अच्छा तो उन दोनों के नाम पर ये स्कूल रखा गया। विद्या अच्छा। देवी राम कुमार है इसका पूरा नाम। जी जी जो हमारा जो SMC है उसमें भी ये विद्या देवी राम कुमार शैक्षणिक सामाजिक समिति के नाम से ही रजिस्टर्ड है। अच्छा अच्छा और इसको हम लोग एस VR सीनियर सेकेंडरी स्कूल अच्छा पब्लिक के सामने ये प्रस्तुत बहुत करते हैं। अच्छा थोड़ा सा हम आपके विचार है उनके कि उन्होंने अपने माता पिता को एक तरीके से अमर बनाने के लिए, जब तक ये स्कूल रहेगा और विद्या के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में काम करता रहेगा, जब तक बीआर उन्होंने अपने माता पिता के लिए उन्होंने डेडिकेट किया है। और शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा उनका नाम जो है एक तरीके से माता पिता जी, का अपना जी, बिल्कुल। ये जो दोनों व्यक्ति हैं, संतोष जी का कहना यही था कि मैं बहुत बड़ा व्यापारी हूँ, जी जी मैंने पैसा कमाया है, जी जी मगर कुछ ऐसा करके जाना चाहता हूँ कि लोग मुझे एक व्यापारी के रूप में ना याद रखे, जी बल्कि एक इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूटर, एक फिलैंथ्रोपिस्ट के रूप में मुझे समाज याद रखे। वे चाहते थे तो किसी महापुरुष के या फिर अपने नाम पे भी हाँ जी जी जी, कोई इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो कोई इंग्लिश नाम रख देते, बिल्कुल तो उस नाम से वो ज्यादा पॉपुलर होने के चांसेस थे। लेकिन उन्होंने वरीयता दी अपने पहले माता पिता के नाम रखा। बहुत अच्छी सोच है और ये बहुत अच्छी विचारधारा है ये। तो हम जानना चाहेंगे कि ये जो आपका स्कूल है, ये अभी जैसे कि आप जानते बदायूं क्षेत्र में उस समय आज से 10 साल 12 साल पहले की बात की जाए, क्योंकि मेरी ननिहाल भी यहाँ इस्लाम नगर की ही है, तो उस समय 1 या 2 इंटर कॉलेज होते, कोई डिग्री कॉलेज नहीं था। ज़्यादातर बच्चे इस्लाम नगर आते थे, क्योंकि आप इस्लाम नगर से बदायूं इधर आपका चंदौसी ये या फिर बाहर पढ़ने के लिए चले जाते थे, क्योंकि उस समय इधर इतने स्कूल नहीं थे। बहुत उस समय स्ट्रगल था बच्चों के लिए भी, और बच्चे इतना पढ़ भी नहीं पाते थे। बोर्डिंग तो बात है, आपका डे बोर्डिंग भी नहीं जा पाते थे, कई किलोमीटर चल के जाना पड़ता था। और बहुत से महापुरुष है पुराने लोग बताते भी है कि हम भाई नदी पार करके जाते थे, 10-12 किलोमीटर दूर जाते थे। वो उस समय हकीकत बात थी। आज तो धीरे धीरे करके स्कूल में जागरूकता बढ़ी है शिक्षा के क्षेत्र में, और लोगों में काफ़ी विकास हुआ है। तो आप जैसे कि अब काफ़ी और भी स्कूल्स यहाँ पर हैं, तो आपके क्षेत्र में जो अन्य स्कूल हैं और ये जो बीआर सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, ये आप इसे कैसे तुलना करेंगे, कैसे अलग है और स्कूलों से? देखिए, मैं एक शिक्षक हूँ, तो सबसे पहले तो मैं एक बात कहूंगी कि मेरे हिसाब से सब स्कूल अपने अपने जगह पर बहुत अच्छे हैं। जी क्योंकि हर स्कूल में पढ़ाने वाला जो शिक्षक है जी वो समाज में उन्नति की अपेक्षा करता है। हर बिल्कुल। कोई मेहनत कर रहा है और ये सब शिक्षकों की रोजी रोटी है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी स्कूल में पढ़ाई को लेके कोई टीचर बेईमानी करता होगा जी जी या अपने काम से वो पीछे हटता होगा। हर कोई ईमानदारी से अपना अपना काम कर रहा है। और मेरे आसपास जितने भी स्कूल्स हैं, जी जी भले ही वो आज मेरे कंपटीशन में ही है, मगर मैं सभी का सम्मान करती हूँ दिल से। और जी जी मैं मानती हूँ ये कि अगर हम लोग एक दूसरे की मदद नहीं कर पाए
तो एक स्कूल के लिए संभव भी नहीं है कि वो इतने बच्चे संभाल पाए। तो जी, बिल्कुल। एक क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा स्कूल होना बहुत अच्छी बात है। इससे एक तो कंपटीशन लेवल रहता है, हर कोई अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करता है कि कुछ सुधार बिल्कुल, करूं, बिल्कुल। अपने आप को बेहतर करूं। मोनोपोली नहीं होती है किसी की, हाँ, क्योंकि मोनोपोली हो जाएगा अगर मैं अकेली हुई तो मुझे यही लगेगा कि मुझे चैलेंज करने वाला तो कोई है ही नहीं, बिल्कुल सही बात। तो मैं जैसे भी कर रही हूँ अच्छा ही कर रही हूँ, नहीं भी कर रही हूँ तो मुझे कौन क्या कहने वाला हाँ, है। बिल्कुल सही बात है। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हर स्कूल की उन्नति हो और बल्कि और भी लोग शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े, आगे आए और इस तरह का कंट्रीब्यूशन करे समाज में। रही बात मेरे स्कूल की अलग होने की, तो देखिए जैसा कि आज का जो मॉडर्न शिक्षा नीति है, जो जी, जी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, जी, उसमें सीबीएसई चाहता ही है कि आप चाइल्ड सेंट्रिक लर्निंग को इंट्रोड्यूस करिए, मतलब कि बच्चा आपका केंद्र बिंदु होना चाहिए, बच्चे पे हमारा पूरा फोकस होना चाहिए। अब यहाँ पर बहुत सारी बातें आ जाती है कि जैसे कि हम देख रहे हैं कि आज का जो समय है जी, उसमें बच्चा बहुत ज्यादा कभी कभी डिस्ट्रैक्ट भी हो जाता है। जी, जी। डिस्ट्रैक्शंस बहुत है, बच्चों जी, के लिए क्यों बड़ों के लिए भी है, जी, बिल्कुल। डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा है। हम्म, तो उसमें बच्चे को आप एक होलिस्टिक ग्रोथ के अंतर्गत ले आए, ये बहुत जरूरी है। अब ये होलिस्टिक ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं तो मतलब जो भी शिक्षक इस शिक्षा प्रणाली से गुजरता है जी। वो इस चीज को भली भांति ही समझेगा कि बच्चे का सर्वांगीण विकास, जिसको हम लोग कहते हैं, मानसिक रूप से उसका विकास होना चाहिए, शारीरिक रूप से उसका विकास होना चाहिए, बिल्कुल। शैक्षणिक विकास तो होना ही चाहिए, ठीक है ना। तो उसके लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है प्यार से बच्चे को डील करना, जी, है ना। प्यार की थोड़ी सी अगर परिभाषा में भी मैं बताऊं तो जी। एक टीचर जब बच्चा स्कूल में आता है ना, तो एक टीचर उसका पिता भी होता है, उसका जी। माँ भी होता है, जी, उसका बड़ा भाई, उसकी बड़ी बहन। तो आप अपने बच्चे के तरफ उस तरीके से अप्रोच करें, वो आपको जिस रूप से देख रहा है। अगर उसको मेरे में माँ नजर आ रही है तो मैं एक माँ के रूप से उसको समझाऊंगी, जी, उससे प्यार से बात करूंगी, उसको जी, पढ़ाऊंगी। जी, जी। पेशेंस बहुत जरूरी है एक टीचर के लिए, जी, क्योंकि पेशेंस अगर टीचर में नहीं होगा हम्म, तो फिर वो अपने बच्चों में भी वो चीज नहीं इनकलकेट कर पाएगा। मैं हमेशा अपने टीचर से भी कहती हूँ कि जो बच्चे होते हैं ना, वो हमारा ही रिफ्लेक्शन होते हैं, हमारा आईना है। बिल्कुल। हम अच्छा करेंगे, बच्चा हमें देख के सीखेगा, वो नकल करता है, हर चीज वो नकल करके सीखता है। तो हमें हर चीज उससे करवाना है और हम खुद वो चीज उसके सामने करें। एक टैगलाइन चल रही है सीबीएसई की, लर्निंग बाय डूइंग। जी। तो लर्निंग बाय डूइंग का मतलब ही वही है कि आप उससे करवाइए, आप खुद करिए, फिर बच्चे से भी वही काम करवाइए, और फिर जो उसकी गलतियां हो उसको आप फिर उसको सुधारिए, एंड दैट आल्सो इन अ पॉजिटिव वे, बहुत पॉजिटिव वे से उसको, कि तुमसे नहीं हो पा रहा है या तुम बहुत गलत कर रहे हो, इस तरह के शब्दों का तो प्रयोग करने से मतलब हमें जब पढ़ाया भी जाता है बीएड में तो ये बोला जाता है कि आप ना नेगेटिव वर्ड्स मत यूज करिए, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना। बच्चे को ना समझ में ही नहीं आता, नेगेटिविटी से बच्चे को दूर हाँ रखना हाँ, जितना वो हो चीज बहुत जरूरी है। ना शब्द ही बच्चे को समझ में नहीं आता। सके। एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, जी, उसमें बच्चे के सामने कुछ पिक्चर रखी गई और बच्चे को बोला गया कि विच इज नॉट अ कैरेट, तो बच्चे ने कैरेट पे ही हाथ रखा। उसको बोला गया विच इज नॉट अ कैट, तो उसने कैट पे ही हाथ रखा। इस तरीके से बहुत सारे नॉट वाले सेंटेंस करने के बाद भी बच्चा वही शब्द पे हाथ रख रहा था, मतलब उसी पिक्चर पे हाथ रख रहा था जो शब्द लास्ट में आ रहा था। तो इससे समझाया गया शिक्षकों को कि देखिए बच्चे को नॉट समझ में ही नहीं आता, तो आप ना का प्रयोग तो करिए ही मत, उसको हमेशा एक पॉजिटिव वे में डील करिए, उसको पॉजिटिव एनवायरनमेंट दीजिए। क्योंकि प्राचीन काल से ही हम देखते हैं जो गुरुकुल परंपरा रही है, यहाँ पर स्टूडेंट और टीचर तो अभी बाद में बढ़ रहा है, तो हमारे यहाँ जो परंपरा रही है वो गुरु शिष्य परंपरा रही है। वो हमारी केवल स्कूल की बाउंड्रीज के अंदर नहीं, स्कूल की बाउंड्रीज से बाहर भी अगर बच्चा 20 साल भी 50 साल भी बाद भी अगर टीचर से कभी मिल रहा है तो उसको एज अ पेरेंट्स जो है वो सम्मान दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारी इसमें परंपरा में रहा है। तो अब जो बच्चों का, क्योंकि कभी भी टीचर जो घर में एनवायरनमेंट थोड़ा सा अलग होता है, अब स्कूल का एनवायरनमेंट अलग होता है, तो शिक्षा के क्षेत्र में लोगों ने जो है सामाजिक के तौर पे शिक्षा को एज अ उसका कमर्शियलाइजेशन कर रहा है। जी जी जी, कमर्शियलाइजेशन की ओर लेके जा रहे हैं कि भाई हम तो हमारा स्कूल से ही मतलब है, स्कूल के बाद हमें आपसे मतलब नहीं किसी तरीके का, टीचर पेरेंट्स का। और इस तरीके की अब जो चीजें हो रही हैं तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए एक संस्था को चलाने के लिए
पैसे की तो जरूरत है, जी जी मैं इस चीज को मानती हूँ। और जी। जो व्यक्ति काम करने आ रहा है, जो शिक्षक काम करने आ रहा है, वो भी अपने इनकम के लिए आ रहा है, जी इस जी बात को तो हम नकार नहीं सकते। जी जी बिल्कुल मगर हाँ, क्योंकि जैसे स्वास्थ्य है, शिक्षा है, जी ये सब को हम लोग ह्यूमैनिटेरियन सर्विसेज कहते हैं, जी मतलब जो मानवता के हित में जी किया जाए। जी जी तो मेरा बस मानना ये है कि सभी स्कूल्स को, हम तो अपने स्कूल में कोशिश करते ही हैं, सभी स्कूल को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप जो अपनी फीस स्ट्रक्चर को डिजाइन करें, वो एक तो क्षेत्र के अनुकूल करें, क्षेत्र को देखते हुए कि कौन से क्षेत्र में किस प्रकार के लोग काम कर रहे हैं, जी उनकी मासिक आय कितनी है, हम्म। और उसके हिसाब से आप उन्हें एक फीस स्ट्रक्चर प्रोवाइड करिए, ताकि वो उसके लिए एक अफोर्डेबल प्राइस में वो अपने बच्चे को वो शिक्षा दे सके। देखिए हमारे भारत देश में बड़े बड़े शहरों में स्कूल में इनिशियल एडमिशन में ही लाखों रुपए लिए जाते हैं, है विदेशों में भी लाखों जी, रुपए जी। का एडमिशन होता है, जी, जी। ठीक है। मगर वहां पे जाने वाला जो व्यक्ति है, वो कमा भी करोड़ों में रहा है। जी जी मगर मैंने इस 8 साल में इस क्षेत्र को स्टडी करके इतना समझा है कि यहाँ पर 70% जो हमारे अभिभावक है, वो किसान है। और किसान का मतलब ये है, किसानों का तो पहली बात, एक वो तो हमारे देश के अर्थनीति की रीढ़ की हड्डी है, जी ठीक है ना। मगर साथ में वो शायद सबसे लीस्ट पेड जॉब भी है। इतना मेहनत करता है किसान, मेहनत होने के बाद मगर उनको उतना तो मिलता नहीं है। जी वो ज्यादातर पढ़े लिखे भी नहीं होते, मगर सपना यही देखते हैं कि जो मैं नहीं कर पाया वो मेरा बच्चा करे, हाँ, ठीक है। तो हमें पता है कि वो एक सर्टेन पीरियड के बाद ही उसका एक फसल जब हो जाए तैयार, तब वो उसको बेच के अपना पैसा लाकर रख सकता है। रही बात व्यापारियों की भी, तो इस क्षेत्र में कोई बहुत टाटा बिरला अंबानी कोई है नहीं, सब इंडिविजुअल शॉपकीपर्स है ना, या कुछ एक परसेंटेज ऑफ पीपल हैं जो थोड़े से बड़े बिजनेस को रन कर रहे हैं, मगर इतना भी नहीं कमा रहे हैं कि वो लोग बहुत ज्यादा खर्चा कर सके। तो हमारा बस इतना ही कोशिश रहता है कि हम अफोर्डेबल फीस स्ट्रक्चर में बच्चे को वो सारी बेसिक फैसिलिटीज दे दे। मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं पेरेंट्स को कोई वादा कर रही हूँ कि मैं एसी बस कर दूंगी या जी, एसी कमरे कर दूंगी, जी। ठीक है। और मुझे लगता भी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे शायद हो सकता है कि इससे कुछ लोग मेरे से इस चीज को लेकर डिफर भी करे, मगर मुझे ये लगता है कि पढ़ाई करने आने के लिए ना आपको एसी बस की रिक्वायरमेंट है बिल्कुल। और ना ही आपको एसी कमरों की रिक्वायरमेंट है ना। गुरुकुल, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले आपने गुरुकुल की बात की, उस समय जी। तो राजा महाराजाओं के बच्चे भी घर बार छोड़ के जंगलों में जाके रहते जंगलों थे, में बैठते थे, जमीन के नीचे, जी पेड़ जी, के नीचे बैठ के अपने गुरु के साथ जी। रहते थे, उनके आश्रम में रहते थे और कष्ट करते थे। जी जी कष्ट करना बहुत जरूरी है जी जी है ना। कष्ट करने पे ही सफलता की प्राप्ति होती है। मैं चाहती हूँ, मैं एक माँ भी हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा कष्ट करे। आजकल की जनरेशन को हर चीज ना बहुत इजीली मिल गया है, सबके ही एक एक दो दो बच्चे हैं, मेरा भी वही सिनेरियो है। हम चाहते हैं कि हमें जो नहीं मिला वो हमारे बच्चे को मिल जाए। हम सब कुछ बहुत इजीली ना उपलब्ध करा देते हैं बच्चे को। जी जी इसकी वजह से एक तो बच्चे को वैल्यू समझ में नहीं आती और वो ना आगे चल के मुश्किलों का सामना नहीं कर पाते। तो मैं ये तो नहीं कहूंगी गार्जियन को कि मैं बहुत सारे आपको बहुत ज्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की कोई वादा कर सकती हूँ। जी। लॉन्ग रन में अगर कुछ हुआ ईश्वर की कृपा से कि इस क्षेत्र में भी इम्प्रूवमेंट आया और मेरे स्कूल में भी बहुत इम्प्रूवमेंट आया, तो कुछ हो सकता है। बट अभी के लिए मैं जो आपको प्रॉमिस कर सकती हूँ, मैं इसको प्रॉमिस ही कहूंगी, क्योंकि मैं इस तरफ से ऑनेस्ट हूँ कि मैं आपको कम से कम शुल्क में जो सबसे ज्यादा जरूरत है शिक्षा को, वो है पढ़ाई। जी एक अच्छे टीचर के द्वारा अच्छी पढ़ाई, ये देने का वादा करती हूँ। और साथ में अनुशासन, बच्चे को अनुशासन में रखने का जो भी प्रयत्न मुझसे हो पाएगा, वो मैं बच्चे को वो शिक्षा देना चाहूंगी, जो नैतिक शिक्षा उसको मिलनी चाहिए, जिससे कि वो एक अनुशासित व्यक्ति हो। नंबर कम ज्यादा, देखिए हर व्यक्ति मतलब एक समान तो नहीं होता ना, हर घर में आइंस्टाइन, न्यूटन, आर्किमिडीज का जन्म नहीं होता है ना। पांचों उंगली भी समान नहीं है। तो हमारे पास तो हर प्रकार का बच्चा आ रहा है और हर बच्चे का IQ लेवल अलग अलग है। तो हम बस ये मानते हैं कि हम उसको अच्छी शिक्षा दे, वो तो उसका IQ है कि वो कितना ले पाएगा, मगर जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है कि उसके अंदर
जो नैतिक मूल्य होना चाहिए कि आप सच बोलो, आप बड़ों का सम्मान करो, अपनी संस्कृति को ना भूलो, अपने देश के प्रति आप जागरूक हो, अपने देश की उन्नति के लिए आप आगे चल के कुछ करने के बारे में सोचो, आपका योगदान जो है वो सकारात्मक हो। जी जी, ये मैं चाहती हूँ। है, ह्यूमन वैल्यूज जी है, जी, वो कम moral से values कम है। शुल्क जी। में हम करने की कोशिश करते हैं। मेरा मानना ये है, शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ इस मामले में, कि शायद इस क्षेत्र में क्लास 12 तक के जितने भी स्कूल्स हैं उसमें हमारे स्कूल का शुल्क शायद सबसे कम है। अच्छा। शायद, मतलब मैं, आप मैंडेटरी डिस्क्लोजर देख सकते हैं, स्कूल का वेबसाइट में अवेलेबल है, उसको देख के गार्जियंस कंपेयर कर सकता है अन्य स्कूल के साथ। मगर मेरा मानना है कि मैं जो ये बात स्टेटमेंट दे रही हूँ, शायद के साथ ही दे रही हूँ, उसमें मैं शायद 90% सही कह रही हूँ कि हमारा शुल्क सबसे कम है, अफोर्डेबल है। तो क्या आप लेके चल रहे हैं अगले 5 सालों में? आपका क्या स्कूल का विजन मिशन है कि हमें 8 साल हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और अगले 5 सालों में हम यहाँ पर पहुँचना चाह रहे हैं? देखिए, हमारे स्कूल में 12वीं कक्षा के दूसरा बैच निकल रहा है जी, क्योंकि स्कूल मात्र 8 साल ही हुआ है, तो 2 बैच निकाल चुके हैं, तीसरा बैच अब आएगा। जी। तो इस समय मैं ये चाहती हूँ कि मेरा जो बच्चा यहाँ से पढ़ के निकल रहा है उसे अच्छे मतलब जो उच्च स्तरीय जो संस्थान है वो अच्छे जगह पर उनको एडमिशन मिले। फिलहाल जो हमारे 2 बैचेस निकल चुके हैं उसके बच्चे भी आईआईटी में पढ़ाई कर रहे हैं। हमारा बच्चा है आईआईटी रायचूर में पढ़ाई कर रहा है, हमारे बच्चे एएमयू में है, जामिया मिलिया में है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। अच्छा। ठीक है, सैनिक स्कूल में कुछ बच्चे हमारे जो लोअर ग्रेड से भी माँ बाप को अच्छे मौके मिले, उन्होंने निकाला अपने बच्चे को, वो सैनिक स्कूल, जवाहर नवोदय जैसे स्कूल्स में भी पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा। है ना, तो मतलब मैं चाहती हूँ कि आगे की पढ़ाई जो है वो अच्छे जगह पर जाके कर सके और उसकी नींव हम बहुत मजबूत यहाँ पे बना दे कि जब सिलेक्शन प्रोसेस में मेरा बच्चा खड़ा हो तो उसको रिजेक्शन का सामना ना करना पड़े, उसको कोई ये ना कहे कि नहीं बेटा आपको ये आता नहीं है। मैं हमेशा बच्चे को एक बात कहती हूँ, आप भले ही नंबर कम ले आओ थोड़ा सा, क्योंकि वही है ना, 3 घंटे का पेपर ना किसी बच्चे नंबर्स को, पैरामीटर्स किसी भी बच्चे को इवैल्यूएट नहीं कर सकता। उस दिन बच्चा बीमार हो सकता है, उस दिन उसके घर में कोई समस्या आ सकती है, जिस दिन उसका पेपर चल रहा है। ठीक है, तो नंबर इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट आई ऑलवेज से टू माई स्टूडेंट्स कि आप जब क्लास में बैठो, आप भीड़ में भी एक सवाल पूछा जाए तो कम से कम आपका हाथ उठे। हो सकता है कि आप आधा अधूरा आंसर दे रहे हो, मगर आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपने उस संबंध में कभी कुछ पढ़ा है, आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए और आप उस बात को सामने वाले तक पहुंचा सके, तो भी आपका जो रिजेक्शन चांसेस है वो कम हो जाएगा। ये मेरा मानना है। बहुत अच्छा विजन आपका है आने वाले समय को लेकर, और हम ईश्वर से कामना करेंगे कि आने वाला समय स्कूल के लिए अच्छा हो, अच्छे से अच्छा हो। आप क्योंकि लगातार एक दिशा में मेहनत कर रहे हैं, एक ही जगह आप जो है लगातार एक जगह वार कर रहे हैं, तो आपको उसका कोई ना कोई हल जो है, रिजल्ट उसका ज़रूर मिलेगा। तो इसी कड़ी में हम जो है आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और इस पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हैं कि आपने बताया कि आप 8 साल पूरे कर चुके हैं, तो क्या अब तक का स्कूल का अच्छा अचीवमेंट आप मानते हैं कि इन 8 सालों में ये मेरा बहुत अच्छा अचीवमेंट रहा है बच्चों को लेकर? देखिए, बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं, अलग अलग पैरामीटर्स हो सकते हैं, आपके आर्किटेक्ट को के बिल्डिंग को रिलेटेड हो सकते हैं, बच्चों रिलेटेड होते हैं, तो अलग अलग पैरामीटर्स पे कोई ऐसे जल्दी से 2-3 आप जो है बता दें। एक्चुअली जब शायद स्कूल को खोला गया था, तब जो हमारे मैनेजमेंट बॉडी के जो मेंबर्स हैं, उन्होंने सोचा नहीं था कि शायद ये स्कूल का जो बिल्डिंग आज 3री मंजिल तक है, शायद इतनी जल्दी वो खड़ी कर पाएंगे। अच्छा। ठीक है, मतलब उनके प्लान में ही नहीं था। अच्छा। और शायद छोटी मुंह बड़ी बात मतलब नहीं कहूंगी, मुझे भी एग्जैक्टली श्योर नहीं था कि कितना सक्सेस हो पाएगा। ऑब्वियसली इसके लिए सबसे पहले तो मैं इस क्षेत्र के लोगों की बड़ी आभारी हूँ, है ना। हमारा जो अल्लाहपुर सामने गांव है, इस्लाम नगर है ना, यहाँ से बहुत सपोर्ट मिला, बहुत मॉरल सपोर्ट मिला गार्जियन से। अच्छा। है ना, हम लोगों ने, ऐसी मैं कहूंगी नहीं कि गलतियां नहीं की, गलतियां भी हुई हैं। कोरोना का पीरियड बहुत ही कठिन समय था, उस समय सभी स्कूल्स ने बहुत सारी समस्याओं को, हमारे गार्जियंस ने हमारा साथ नहीं छोड़ा,
जी। मतलब उन्होंने अपना साथ दिया। और कोरोना के बाद थोड़ा सा डाउनफॉल इन द सेंस कि एक इतना बड़ा एक महामारी के बाद उभरना भी सबके लिए बहुत चैलेंजिंग टास्क था। हम भी लड़खड़ाए, जी जी ऑनेस्टली स्पीकिंग हम भी लड़खड़ाए, और शायद हर कोई लड़खड़ाए अपनी अपनी जगह पर। जी जी मगर फिर भी हमारे पेरेंट्स ने हमारा साथ नहीं छोड़ा, उन्होंने हमें कस के पकड़ के रखा। वो बहुत बड़ा मतलब एक मॉरल बूस्टअप रहा मेरे लिए। और एक बहुत बड़ी ताकत एक स्कूल के पीछे ना, मैं भले ही आज कैमरा के सामने बैठ के आपसे बात कर रही हूँ, मगर एक बहुत बड़ी ताकत होती है स्कूल की फैकल्टी की, टीचर्स की। जी। वो टीम जो पर्दे के पीछे रहकर बहुत चुपचाप अपना काम किए जाता है, हमसे प्लानिंग्स लेते हैं, अपने रोज सुबह लेसन प्लान लेकर चेक कराते हैं, रात को देर रात तक प्लानिंग करते हैं, बच्चों की कॉपीज चेक करते हैं, घर के 1000 काम निपटाने के बाद भी बच्चों के लिए समय निकालते हैं, है ना, पेरेंट्स को कॉल करते हैं, उनसे बात करते हैं। ये एक बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं बहुत आभारी हूँ अपने टीचर्स की। और हमारे पास ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छे टीचर्स हैं, क्वालिफाइड टीचर्स हैं, बीएड क्वालिफाइड टीचर्स हैं, बाहर के बहुत सारे टीचर्स हैं हमारे पास। कोशिश करते हैं, मैं ये नहीं कहूंगी कि हमें यहाँ से टीचर्स नहीं मिले, हमें लोकल से भी बहुत अच्छा स्टाफ मिला, है ना, बहुत प्यारा स्टाफ है मेरा, है ना। मगर साथ में जहां जहां पे हमें लगा कि कुछ और हम ला सकते हैं और कुछ बेहतर हो सकता है, तो मैनेजमेंट से सपोर्ट मिला। तो हमारे पास कोलकाता के भी टीचर्स हैं। टीचर्स की बात हम आगे की कड़ी में आगे थोड़ा सा करेंगे। अभी आपने एक तो बिल्डिंग बता दिया। बिल्डिंग की बात करें, अचीवमेंट की अगर हम बात करें तो स्पोर्ट्स में हमारे स्कूल ने कुछ अचीवमेंट्स किए हैं। जैसे 2023 में कबड्डी चैंपियनशिप रहा, उसमें हम स्टेट लेवल चैंपियन रहे हैं। यूपी को हमने रिप्रेजेंट किया था, हमारा स्कूल स्टेट लेवल चैंपियन रहा जी। और इस साल 2024 में भी हमारा जो लॉन्ग जंप हाई जंप के कैटेगरी में हमारा स्कूल रनर अप रहा स्टेट लेवल पे, सॉरी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और फुटबॉल में भी रनर अप रहा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक है, तो ये एक आप कह सकते हैं कि अचीवमेंट है। स्पोर्ट्स को लेकर तो सरकार भी बहुत अभी जागरूक हो रही है। खेलो इंडिया खेलो के तहत भी जागरूकता लाने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को ये ना लगे कि सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई करनी है। वही मैंने जैसे कहा ना कि एक्टिविटीज के साथ साथ जो है स्टडी भी होना चाहिए। जी, हमारे बहुत ही एबल पीटीआईज हैं, वो बहुत अच्छा कराते हैं। बहुत सारे अलग अलग तरीके के कंपटीशन स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइज कराता है। अभी हम सीबीएसई लेवल में तो नहीं जा पाए, मगर मेरी जो टीम है वो कोशिश कर रही है कि हमारे बच्चों को हम तैयार करें। हम हमारी जो स्पोर्ट्स एकेडमीज चलती है उसमें हम चाहते हैं कि बच्चे में और इम्प्रूवमेंट हो, ताकि वो निकल कर एकदम से फेलियर का सामना ना करे। देखिए, एक होता है ना कि बच्चा जब इतनी दूर आगे बढ़ता है तो एक उम्मीद के साथ बढ़ता है कि मुझे कुछ मिले, है ना। तो मैं चाहती हूँ कि और थोड़ा सा इम्प्रूव्ड होकर उसके बाद हम और भी एरियाज में पार्टिसिपेट करें। और मैं चाहूंगी, मतलब ये मेरी बड़ी इच्छा है कि मेरे जो आसपास के स्कूल्स हैं वो सब आगे बढ़ के आए और हम लोग एक दूसरे के बीच में अगर एक इंटर स्कूल कॉम्पिटिशंस ऑर्गेनाइज करे। जी। जो फिलहाल इतना नहीं हो पाता है, सभी लोग अपने अपने संघर्ष में लगे हुए हैं। मगर अगर ये करे ना तो शायद सभी स्कूल्स का एक साथ स्कूल्स का हो जाए तो, है ना, तो खेल कूद में विकास हो सकता है, इस तरह से विकास हो सकता है। हाल ही में आपके स्कूल के बच्चे राष्ट्रपति भवन में गए थे। जी, मैं उस पे ही आ रही थी कि इस साल हमारे बच्चे राष्ट्रपति भवन में भी उनको जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से भी मुलाकात हुई। बहुत ही इंस्पायरेशनल कैरेक्टर है वो, बहुत इंस्पायर किया उन्होंने बच्चों को, बहुत ही अच्छी बातें उन्होंने कही। उन्होंने भी वही देश के लिए कुछ करे बच्चे, तो हम कुछ बच्चों को लेके गए थे। जी। तो ये अपने आप में ऑब्वियसली मैं मानती हूँ कि हमारे स्कूल का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि हमारे बच्चे वहां तक पहुंच पाए। और भी आपके स्कूल में एक्टिविटी होती है, जैसे कि अभी साइंस एग्जीबिशन हुआ था, एनुअल डे होता है जी, आप फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करने वाले हैं अपना, और आपका स्पोर्ट्स डे होता है। तो इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो बच्चों में एक नई उमंग लाती है और अपने अंदर की जो प्रतिभा होती है उसको उनको उभारने का जो है मौका मिलता है स्कूल की तरफ से। वो अपने स्कूल्स के अंदर अपना शो अप उनका होता है। यही अपना अलग अलग लेवल्स पे होता है, जैसे सिटी लेवल पे हो जाए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो जाए, तो और भी ज़्यादा उनको मौका मिलता है और बच्चों से कॉम्पिटिट करने का। हम थोड़ा सा पाठ्यक्रम और शिक्षा पद्धति की ओर आगे हम बढ़ते हैं।